हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि बहुत जल्दी हमारा एस्टेट टीजीटी साइंस का पेपर होने वाला है, तो आज हम कवर करेंगे अपना एस्टेट मॉक टेस्ट नंबर 4, जिसमें मैंने मिक्स्ड क्वेश्चन रखे हैं आपके 2017 एंड 18 के, जो बायोलॉजी पोर्शन से पूछे गए थे। आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा। पहला क्वेश्चन है, डिफोरेस्टेशन डज नॉट रिजल्ट इन। तो पेड़ों की कटाई से, डिफोरेस्टेशन से क्या नहीं होता है? डिक्रीज इन रेनफॉल, इंक्रीज इन सॉइल इरोजन, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, इंक्रीजिंग इन ग्राउंड वाटर लेवल। तो आपको देखो पता है, जितने ज़्यादा पेड़ होते हैं उतनी ज़्यादा वर्षा गिरती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अगर कट रहे हैं तो क्या होता है, आपकी बारिश में कमी देखने को मिलती है। तो ये तो होता है। सॉइल इरोजन, आपको पता है जो हमारे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखने का काम करते हैं। तो सॉइल इरोजन भी बढ़ जाता है जब ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं। अब देखो, पेड़ अगर कम हो जाते हैं तो क्या होता है, बारिश कम होती है और अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो डिफोरेस्टेशन से ये तीनों चीज़ें तो होती हैं, लेकिन क्या ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होता है डिफोरेस्टेशन करने से? तो आपको पता है ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने में भी हमारे प्लांट्स हमारी हेल्प करते हैं। अब प्लांट्स अगर कम रह गए हैं, डिफोरेस्टेशन हो गई है, तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है, इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज बाय द मॉस्किटो इनटू ब्लड दैट कॉजेज चिल एंड फीवर इज कॉल्ड। तो देखो आपको पता है मलेरिया हमें किसके काटने से होता है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से होता है। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटोजोआ को रिलीज कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। अगर आपको पता है मलेरिया का जो फीवर होता है ना, उसमें इंसान को ना बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, चिल एंड फीवर बोलते हैं। तो वो चिल एंड फीवर जो है वो किस प्रोडक्ट की वजह से होता है? शफनार डॉट, हिमैटिन, हिपैरिन या फिर हीमेजोइन। तो आपको पता है मलेरिया जब हमारी बॉडी के अंदर डिवाइड कर रहा होता है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती है, तो वो एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोजोइन बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, चिल एंड फीवर आता है। उसके बाद आपको बताना है द एसेंशियल होल्स ऑफ अ फ्लावर आर। तो आपको बताना है कि फूल के अंदर सबसे एसेंशियल वॉल कौन सी होती है? कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, 3 एंड 4, 1 एंड 2। तो आपको पता है हमारे फ्लावर्स के अंदर कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं? ठीक है, सेपल देखने को मिलता है, पेटल देखने को मिलता है, कैलिक्स देखने को मिलता है, कोरोला देखने को मिलता है। कैलिक्स एंड कोरोला किसके दूसरे नाम होते हैं वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम देखने को मिलते हैं। गाइनोशियम का मतलब क्या होता है, एंड्रोशियम का मतलब क्या होता है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, गाइनोशियम बुलाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, एंड्रोशियम बुलाते हैं। फूल के अंदर चाहे पत्तियां ना हो, सेपल ना हो, लेकिन किसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फूल क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन कब पॉसिबल हो पाएगा? जब गाइनोशियम मौजूद होगा, एंड्रोशियम मौजूद होगा। तो 3 एंड 4 जो है वो फ्लावर के सबसे एसेंशियल वॉल है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूनिसेक्सुअल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो यूनिसेक्सुअल है। आपको पता है हमारे एनिमल बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल हम किसको बुलाते हैं? जब एक ही बॉडी के अंदर दोनों आपको देखने को मिलेंगे, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिस कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं, हर्मोफ्रोडाइट भी बुलाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि यूनिसेक्सुअल कौन है। यूनिसेक्सुअल कौन होता है? जिसमें एक बॉडी के अंदर या तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेगा या फिर एक बॉडी के अंदर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेगा। टेपवॉर्म, कॉकरोच, लीच, अर्थवॉर्म। तो आपको पता है टेपवॉर्म क्या होता है, हर्मोफ्रोडाइट होता है, यानी कि दोनों जो है एक ही बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। लीच भी क्या होता है, हर्मोफ्रोडाइट होता है। अर्थवॉर्म भी क्या होता है, हर्मोफ्रोडाइट होता है। लेकिन जो हमारा कॉकरोच होता है वो कैसा एनिमल है, यूनिसेक्सुअल एनिमल है। ठीक है, मेल अलग होता है उसमें, फीमेल अलग होती है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इफेक्टिव कोडोन्स आर देयर फॉर द सिंथेसिस ऑफ 20 अमाइनो एसिड। आपको बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो 20 अमाइनो एसिड कोड किए जाते हैं, ठीक है, उनके लिए कितने कोडोन्स की रिक्वायरमेंट होती है? 64, 32, 41 या फिर 61। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ कोडोन्स कितने होते हैं? 64 होते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? 61 है। अब 61 इसका आंसर क्यों है? क्योंकि इन्होंने पूछा इफेक्टिव कोडोन्स। ठीक है, यानी कि जो काम करेंगे, जो प्रोटीन के लिए कोड करेंगे। और हमारे 3 ऐसे कोडोन्स होते हैं जो किसी के लिए कोड नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉनसेंस कोडोन बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल कोडोन अगर पूछे जाए तो 64 है, नॉनसेंस कोडोन अगर पूछे जाए तो 3 है, और फंक्शनल कोडोन्स अगर आपसे पूछे जाए तो वो कितने होते हैं?
61 होते हैं। 64 में से अगर आप 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 61 बचेगा। तो 61 ऐसे कोडोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड के सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। 3 ऐसे कोडोन होते हैं जो किसी के लिए कोड नहीं करते, उनका नाम आपको मुझे बता। आपको पता है आपके एक और प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पूछा गया था, नॉनसेंस कोडोन के नाम दिए गए थे और आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा नॉनसेंस कोडोन है। ठीक है, तो आप मुझे तीनों नॉनसेंस कोडोन के नाम कमेंट्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट है द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज। तो आपको बताना है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, पॉलीप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है या फिर ट्रिप्लॉइड होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या मार्क कर देंगे, ट्रिप्लॉइड मार्क कर देंगे, लेकिन उन्होंने पूछा है जिम्नोस्पर्म में, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ट्रिप्लॉइड किसके अंदर देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन जो फिनोमिना है वो सिर्फ किसके अंदर देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बनता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, मैमल्स आरबीसी जो मैच्योर आरबीसी होती है हमारी बॉडी के अंदर उसके अंदर, सीव ट्यूब ऑफ द प्लांट्स के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, 1 and 3 या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको पता है मैमल्स की जो आरबीसी होती है, हमारी जो मैच्योर आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, एब्सेंट होता है। बिल्कुल करेक्ट है। हमारे प्लांट्स की जो सीव ट्यूब होती है उसके अंदर भी न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल करेक्ट है, उसमें भी एब्सेंट होता है। आपकी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो किससे बिलोंग करती है, मोनेरा से बिलोंग करती है। मोनेरा के अंदर कौन आते हैं, हमारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी हमें क्या देखने को नहीं मिलता, न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। तो इन तीनों के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है डेवोनियन पीरियड इज ऑल्सो नोन एज। तो डेवोनियन पीरियड हम किसको बुलाते हैं, एज ऑफ मैन को, एज ऑफ रूलिंग रेप्टाइल्स को, गोल्डन एज ऑफ फिशेस या फिर गोल्डन एज ऑफ डायनासोर। तो सबको पता है कि डेवोनियन पीरियड किससे रिलेटेड है, हमारा जो हेरिडिटी यानी इवोल्यूशन वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेवोनियन पीरियड किससे रिलेटेड होता है, गोल्डन एज ऑफ फिशेस को हम क्या बुलाते हैं, डेवोनियन पीरियड बुलाते हैं। नेक्स्ट है विच एंजाइम स्पेसिफिकली अकर्स इन द हेटेरोसिस्ट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आपको बताना है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नॉस्टॉक होती है, एनाबीना होती है, वहां पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, हेटेरोसिस्ट बुलाते हैं। तो आपको बताना है कि उसके अंदर कौन सा एंजाइम स्पेसिफिकली देखने को मिलता है, मायोग्लोबिन, जाइमेस, नाइट्रोजिनेस या फिर टोपोआइसोमेरेस। तो आपको पता है ये हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान ये हेटेरोसिस जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत हेल्प करता है, और इसके अंदर जो एंजाइम मौजूद होता है उसका नाम क्या होता है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है। एक और स्पेसिफिक बात मैं आपको बता दूं कि जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है ना, इसको काम करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या नहीं चाहिए, ऑक्सीजन बिल्कुल मौजूद नहीं होनी चाहिए। और ये हेटेरोसिस्ट क्या करता है, ऑक्सीजन की एंट्री को अंदर प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो हेटेरोसिस्ट का स्ट्रक्चर इसीलिए मौजूद रहता है कि वो क्या कर सके, ऑक्सीजन को वहां से गायब कर सके, क्योंकि अगर ऑक्सीजन मौजूद रहेगा तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम काम नहीं कर पाएगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है द सिल्क इज मेड अप ऑफ। तो जो सिल्क आप पहनते हो, सिल्क की साड़ी जो आप पहनते हो किसकी बनी रहती है, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन की या फिर मिनरल्स की। तो आपको पता है सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है, जब आप है ना सिल्क वॉर्म को रेयर करते हो, क्या पाने के लिए, सिल्क को पाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। और जो हमारा सिल्क है वो क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। कौन से प्रोटीन से मिलके हमारा सिल्क बना होता है, 2 प्रोटीन से मिलके बना होता है, मेजरली फिब्रोइन एंड सेरिसिन। तो सिल्क के अंदर हमें 2 प्रोटीन देखने को मिलते हैं, फिब्रोइन एंड सेरिसिन। आपको ये भी मालूम होना चाहिए। उसके अलावा हमें सिल्क किससे मिलता है, रेशम के कीड़े से मिलता है। रेशम के कीड़े के पालन को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज नॉट कंटेन एसिड। आपको एक ऐसे बायोमोलिक्यूल का नाम बताना है जिसके अंदर आपको एसिड देखने को नहीं मिलता है, डीएनए, प्रोटीन, फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो देखो डीएनए के तो नाम में डीऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पर तो एसिड मौजूद रहता है। प्रोटीन के अंदर भी आपने बहुत बार देखा होगा ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, तो यहाँ पर भी आपको एसिड देखने को मिलता है। फैट के अंदर भी फैटी एसिड, ठीक है, तो यहाँ पर भी एसिड मौजूद होता है। लेकिन जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर आपको एसिड का स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, उसके अंदर एसिड एब्सेंट रहते हैं। नेक्स्ट है डीएनए इज पॉलीमर ऑफ। तो पॉलीमर का मतलब क्या होता है, यानी कि मल्टीपल चेन्स है। तो डीएनए जो है वो किसकी मल्टीपल चेन है, मोनोसैकेराइड की, अमाइनो एसिड की, न्यूक्लियोटाइड्स की या फिर अनसैचुरेटेड फैट एंड अमाइनो एसिड की।
तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डीएनए का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड। फिर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि सबसे पहली बार डीएनए की खोज किसने की थी, ठीक है। और डीएनए किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ सरफेसेस। तो आपसे पूछा गया कि पूरे अर्थ की अगर आप बात कर रहे हो तो सबसे अबंडेंट प्रोटीन वहां पर कौन सा है, एंडोन्यूक्लियसिस, रुबिस्को, राइबोजाइम या फिर कोलेजन। तो देखो आपसे है ना, एक और प्रीवियस ईयर में ये सेम क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि सबसे अबंडेंट प्रोटीन आपको बताना है एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स के अंदर सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, कोलेजन होता है। पर अगर आप पूरे अर्थ सरफेस की बात करो तो वहां पर सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, रुबिस्को होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पूरे अर्थ सरफेस पे पूछा है तो रुबिस्को होता है, अगर एनिमल्स में पूछा है तो कोलेजन होता है। नेक्स्ट है लाइकन्स आर द मेजर पोल्यूशन इंडिकेटर ऑफ। तो आपको पता है लाइकन्स हम किसको बोलते हैं, तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का, और ये मेजर पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। लेकिन अब आपसे पूछा गया है कि किसके मेजर पोल्यूशन इंडिकेटर है, मरकरी का पोल्यूशन शो करते हैं ये, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का। तो अगर किसी पार्टिकुलर एरिया में लाइकन्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं। और ये किसके पोल्यूशन को ज्यादा इंडिकेट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन को सबसे ज्यादा इंडिकेट करते हैं ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट्स। तो मैंने आपको बताया था C3 प्लांट, C4 प्लांट एंड कैम्प प्लांट। आपको मुझे बताना था कि इनको ये क्यों बोला जाता है, किसी ने नहीं बताया, ठीक है। तो C4 प्लांट का एग्जाम्पल कौन है इनमें, व्हीट, बार्ले, मेज या फिर ओट। तो देखो C4 प्लांट हम किसको बोलते हैं, जिनके अंदर हमें क्रैंस एनाटॉमी देखने को मिलती है, एक स्पेशल लीफ का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो C4 प्लांट का एग्जांपल यहाँ पर कौन है, मक्का है, मेज है। उसके अलावा C4 के कुछ और एग्जांपल कौन होते हैं, शुगर केन होता है, सॉर्गम होता है, मिलेट होता है। इन सब के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, क्रैंस एनाटॉमी देखने को मिलती है। आप मुझे कॉमेंट्स में आज दोबारा बताएंगे कि हम इनको C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम्प प्लांट क्यों बुलाते हैं। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मास आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोकैरियोट्स बाय। तो आपको बताना है कि माइकोप्लाज्मा जो है वो दूसरे प्रोकैरियोट से डिफरेंट है कैसे, क्योंकि इनके अंदर चिटिन होता है इनकी सेल वॉल के अंदर, क्योंकि इनकी सेल वॉल के अंदर म्यूरिन होता है, क्योंकि इनकी सेल वॉल के अंदर प्रोटीन होता है, या फिर इनके अंदर सेल वॉल ही नहीं होती है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके अलावा ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, प्लस इनके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। बाकी के बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल देखने को मिलती है, लेकिन जो हमारे माइकोप्लाज्मा होता है इनके अंदर सेल वॉल ही नहीं होती है, इसलिए ये सबसे अलग है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, और ये नेचर में पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट है माइलोमा इज टंग कैंसर, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर या फिर बोन कैंसर। तो आपको बताना है कि माइलोमा कौन से कैंसर का प्रकार है। तो आपको पता है माइलोमा किसका प्रकार होता है, ब्लड कैंसर को हम क्या बुलाते हैं, माइलोमा बुलाते हैं, और स्किन कैंसर को हम क्या बुलाते हैं, मेलेनोमा बुलाते हैं, ठीक है। आपको पता है हमारी स्किन का जो कलर होता है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलेनिन बोलते हैं, ठीक है। तो स्किन कैंसर का नाम क्या होता है, मेलेनोमा होता है, ब्लड कैंसर का नाम क्या होता है, माइलोमा होता है। ये दोनों बहुत ही सिमिलर दिखते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्जाम में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है इन प्लांट्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स इज नोन एज। तो आपको बताना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, उसके अलावा भी फिर भी क्या हो गया है, सीड्स बन गए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं, या फिर जीनिया बोलते हैं। तो आपको पता है पार्थिनोकार्पी में क्या होता है, यहाँ पर तो सीड्स बनते ही नहीं है। बनाना किसका एग्जाम्पल है, पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल है, यहाँ पर सीड्स नहीं बनते हैं। लेकिन ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सीड्स बनते हैं वो हम क्या बुलाते हैं, एपोमिक्सिस बुलाते हैं। किसके अंदर देखने को मिलता है, मेजरली ग्रास फैमिली के अंदर देखने को मिलता है, एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल कंटेन 2 सेल्स कॉल्ड डैश एंड डैश, जर्म सेल एंड लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल एंड लेडिक सेल,
सर्टोली सेल एंड मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल एंड इंटरस्टिशियल सेल। तो आपको पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, दो टाइप की सेल देखने को मिलती है। एक होती है हमारी सर्टोली सेल और एक होती है मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल से आगे जाके क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा और उसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करती है, सर्टोली सेल करती है। मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका है, सर्टोली सेल्स का है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन्स इन मेल। तो मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन बनता है, एंड्रोजन्स बनते हैं, उसको कौन सी सेल सिक्रीट करती है, सर्टोली सेल्स, म्यूकस सेल, पेप्टिक सेल या फिर लेडिग सेल। तो आपको पता है मेल्स के अंदर जो एंड्रोजन्स का सिक्रीशन होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, लेडिग सेल रिस्पॉन्सिबल होती है। और लेडिग सेल का एक और नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। आपको अपना स्कोर जरूर बताना है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।